नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दौसा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों कैसे हो? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। दोस्तों आपका जो एग्जाम है 2 मई का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में लग चुका है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है कि सर जो ट्रेड थ्योरी है उसने घुमा दिया। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपको ट्रेड थ्योरी ने घुमा दिया, लेकिन ध्यान रखिएगा कि मैंने पूरे YouTube चैनल पर एक एक चैप्टर को थ्योरेटिकल पढ़ाया है, और जिस बंदे ने थ्योरेटिकल पढ़ा है तरीके से वो नहीं घूमा है। क्योंकि मेरे पास बहुत कमेंट आए हैं रात को भी कि सर आपने थ्योरेटिकल में बहुत अच्छा पढ़ा दिया, वहीं से सारा का सारा मैटर फंसा है। जिन बंदों ने ऑब्जेक्टिव शॉर्ट में अगर देखा है तो मामला गड़बड़ है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, मामला गड़बड़ है। हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से अपन को यहाँ पे एक एक पॉइंट को तरीके से देखना है। यहाँ पे एलपीसीबी2 अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है कुछ, और उनके बारे में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। काफी सारे प्रश्न है तो एक एक देखते हैं उनको। 6 मई वाले ध्यान रखिएगा, 6 मई वाले तैयार रहिएगा, क्योंकि यहाँ जो मैं अभी बता रहा हूं लगभग ऐसा ही पेपर आएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कैसे प्रश्न है, कैसे प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं किस पे, तो एक एक पे अपन चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे अपन देखते हैं, यहाँ पे एक एक प्रश्नों को बहुत अच्छे से अपन कवर करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपन ने अगला पेज ले लिया है और एक एक प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, क्योंकि आप तैयार रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं एक एक प्रश्न को तरीके से बताऊंगा। और 6 मई की जिनकी भी एग्जाम है वो तरीके से पढ़े, और जिनकी लग चुकी है वो भी देखें, क्योंकि वो मैच कर सकते हैं अपनी संतुष्टि के लिए। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है यहाँ पे है। और पहला प्रश्न क्या दे रखा है दोस्तों, पहला प्रश्न ध्यान पूर्वक पूरा का पूरा डिटेल से आपको समझना है कि क्या है। तो देखो यहाँ पे मैं अगर पहला प्रश्न लेता हूं तो यहाँ पे लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज, क्या यहाँ पे लाइन वोल्टेज व फेज वोल्टेज में कौन पूछ रहा है, कितना एंगल था दोस्तों। तो यहां पे अगर अपन को पता है तो ध्यान रखिएगा कि यहां पे लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बारे में पूछ रहा है तो वोल्टेज दोनों। तो यहां फेज क्रम नहीं पूछ रहा, वो इनके दोनों के बारे में कोण पूछ रहा है। तो कोण का मान होगा 30 डिग्री, ध्यान रखिएगा कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा आपको। तो यहाँ पे लाइन वोल्टेज पूछ लिया, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि लाइन वोल्टेज और जो फेज वोल्टेज होता है तो इन दोनों के मध्य में जो कोण होगा वो कोण कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है। यहां पे अपन ये भी चर्चा करते हैं दोस्तों, यहां पे अपन ये भी चर्चा करते हैं कि अब जैसे ये है तो यहां पे यहां पे IL और यहां पे IPH, इन दोनों के मध्य भी जो कोण का मान होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री होगा। कितना होगा, 30 डिग्री होगा। लेकिन वो आपसे पूछे, क्या पूछे कि लाइन वोल्टेज और लाइन वोल्टेज दो के मध्य पूछे, या फेज वोल्टेज के मध्य पूछे, या फेज धारा के मध्य पूछे, या लाइन धारा के मध्य पूछे। तो इनके मध्य अगर पूछता है तो सीधा आप 180 डिग्री ठोक दीजिए, तो 180 डिग्री कर दीजिएगा। यहां आपसे पूछे थ्री फेज के अंदर जो RY भी होता है, देखो सिंगल फेज के अंदर पूछे भाई, सिंगल फेज में पूछे तो 90 डिग्री, ठीक है। 2 फेज में पूछे तो भी 90 डिग्री, 3 फेज के अंदर पूछे तो 120 डिग्री करना, ठीक है। और यहाँ पे अगर 6 फेज के अंदर पूछे तो 60 डिग्री आपको करना है, फेज के अंदर पूछे तो। लेकिन उसने थोड़ा सा अलग, जैसे अपन याद रखेंगे कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के मध्य कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री। अगर लाइन धारा और फेज धारा के मध्य आगे पूछता है तो यहाँ पे 30 डिग्री अपन करेंगे, ठीक है दोस्तों।
तो यहाँ पे लाइन वोल्टेज और ये हो चुका है। अगला लीजिएगा, और अगला प्रश्न है यहाँ पे स्टार संयोजन में, यानी कि संयोजन कौन सा दिया है, तो यहाँ पे मेरे दोस्तों उसने स्टार संयोजन दिया है। और स्टार संयोजन में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज में संबंध पूछा है दोस्तों। स्टार संयोजन में फेज वोल्टेज व लाइन वोल्टेज में संबंध। अब क्या संबंध है तो ये अपन देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों मैं अगर दोनों ही बताऊं, देखो ये तो प्रश्न है, ठीक है, और इस प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या आएगा वो अपन अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा कि एक स्टार संयोजन है और एक डेल्टा संयोजन है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे कि अपन ने कहा कि स्टार संयोजन है, और मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि स्टार संयोजन को क्या मानोगे आप, एक श्रेणी संयोजन है, और एक ये क्या है, तो आप मानोगे समांतर संयोजन। क्लियर। श्रेणी संयोजन में धारा समान होती है, यानी कि यहाँ IPH बराबर क्या हो जाएगा, IL होती है। क्लियर। और यहाँ पे समांतर है तो समांतर में वोल्टेज समान होता है, तो यहाँ पे आपको क्या मानना है कि लाइन वोल्टेज बराबर क्या होता है, फेज वोल्टेज। ये आपको क्या मानना है, बिल्कुल समान मानना है। अब बात आती है कि यहाँ पे क्या होगा कि धारा क्या होती है, समान होती है, तो वोल्टेज क्या होगा, अलग अलग होगा। तो भैया वोल्टेज अलग अलग होता है तो ध्यान रखिएगा लाइन वोल्टेज ज्यादा होता है किससे, तो अपन कहेंगे फेज वोल्टेज से। कितना होता है, तो √3 होता है। मैं बार बार भोकाल वीडियो के बारे में भी आपको बता रहा था कि भोकाल वीडियो को ऐसे नहीं रीडिंग मार ली, उसको अगर तरीके से आप पढ़ते हो तो आराम से क्लियर करते हो, तरीके से पढ़ते हो। तो मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसे सीधे सीधे नहीं, तरीके से आप पढ़ते हो। आगे चर्चा करेंगे कहां से ज्यादा क्वेश्चन पस रहा है, कहां से नहीं पस रहा है, एक एक पे चर्चा करेंगे। शुरू से एंड तक देखते रहिएगा। ये 2 तारीख जिनके एग्जाम लगे उनके लिए भी फायदेमंद रहेगा, और दूसरी चीज 6 तारीख वाले के तो लिए तो वेरी मोस्ट रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे अगर वोल्टेज समान है तो धारा के बारे में पूछे तो मेरे दोस्तों यहाँ पे लाइन धारा जो होती है वो √3 फेज धारा होगी, ठीक है। तो ये चीज अपन करेंगे यहाँ पे। तो ये चीज आपके जो पॉलीफेज है तो बार बार क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ रहा है। अब यहाँ पे तो ये आपके एक क्वेश्चन था, तो यहाँ पे इससे आराम से, तो स्टार संयोजन में फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के मध्य क्या संबंध है, तो भैया ये रहा संबंध। तो इसका संबंध सीधा सीधा कहां से है, तो ये संबंध यहां से है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न अगला आता है यहाँ पे, और अगला प्रश्न आता है संतुलित स्टार संयोजन में न्यूट्रल का विभव कितना होता है। भाई यहाँ पे क्या दिया उसने, संतुलित स्टार संयोजन दे दिया। क्या दे दिया, संतुलित स्टार संयोजन। दोस्तों राइटिंग पे मत जाना क्योंकि अभी हाथ बैठा नहीं है, तो धीरे धीरे हाथ बैठ जाएगा डिजिटल बोर्ड पे, ठीक है। संतुलित स्टार संयोजन में जो न्यूट्रल होता है ना, जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल का विभव कितना होता है। दोस्तों अगर अपन देखते हैं तो ये स्टार संयोजन होता है, और स्टार संयोजन के अंदर यहाँ पे अपन को पता है कि ये क्या है, न्यूट्रल है। जब ये संतुलन है तो न्यूट्रल में ध्यान रखिएगा इसके अंदर जो विभव का मान होता है 0 वोल्ट होता है। कितना होता है, 0 वोल्ट होता है। तो इसका आंसर भी क्या होगा, तो अपन कहेंगे 0 वोल्ट होता है, यानी शून्य विभव होता है। और यहाँ पे इसको क्या किया जाता है, ग्राउंड भी किया जाता है। तो ग्राउंड करते हैं तो पृथ्वी का विभव क्या होता है, 0 होता है, इसलिए इसका मान भी कितना होता है, 0 होता है। अगला प्रश्न अपन देखते हैं, और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा ध्यानपूर्वक। अगला प्रश्न अपन देखते हैं कि यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर में चुंबकशीलता। तो दोस्तों यहाँ पे अगला जो प्रश्न है वो क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर में चुंबकशीलता। ये तो चुंबकशीलता के बारे में यहाँ पे देखते हैं कि चुंबकशीलता जो है कि ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर क्या है, एक वाइंडिंग का होता है, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर एक वाइंडिंग से बना होता है, ये लोड लगा दिया, यहाँ पे एक वाइंडिंग से बना होता है। इसका सिद्धांत पूछ ले तो स्व प्रेरण सिद्धांत पर काम करेगा,
दूसरी चीज, इसकी जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरफ से जो वाइंडिंग है, तो यहाँ दोनों तरफ से जो वाइंडिंग रहेगी, ये दोनों तरफ से जो वाइंडिंग रहेगी किस से जुड़ी होती है, तो अपने यहाँ पे कहते हैं कि ये विद्युत विद्युत और प्लस में किससे, चुंबक, तो दोनों से ये जुड़ी होती है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑटो ट्रांसफार्मर में चुंबकशीलता होती है, तो सीधी सी बात है, ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें चुंबकशीलता कितनी होती है, 0 होती है या अनंत होती है, तो यहाँ पे बात करते हैं कि चुंबकशीलता क्या होती है, अनंत होती है। तो नेक्स्ट, और यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है, जो आउटपुट वोल्टेज होता है ना, आउटपुट जो वोल्टेज होता है, आउटपुट वोल्टेज जो होता है इसको वेरिएबल तरीके से कम ज्यादा कर सकते हैं। तो आउटपुट वोल्टेज वेरिएबल प्रकार का एक क्या होता है, ये उपकरण होता है जिसका मान आसानी से कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे अगर चर्चा करते हैं, तो अगला जो प्रश्न रहेगा, वो अगला प्रश्न क्या रहेगा, यहाँ पे मेरे दोस्तों ध्यान रखना, एक तो पावर, यहाँ पे बात करते हैं कि जो पावर है, शक्ति, यहाँ पे जो शक्ति रहेगी पावर है, तो पावर के फॉर्मूले अपन को पूरा का पूरा तरीके से पता होना चाहिए। तो यहाँ पे बात करते हैं, जैसे एक फॉर्मूला होता है P बराबर VI, ठीक है, ये सबको याद है। एक होता है P बराबर I स्क्वायर R, और यहाँ पे P बराबर एक होता है V स्क्वायर अपॉन में R। तीन फॉर्मूले याद है तो आसानी से आप कर सकते हो। स्टूडेंट का बोलना है कि तीन फॉर्मूले 3 बार रिपीट, यानी कि सीधा क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे A B C D, और यहाँ पे जैसे कि मैंने लिख दिया कि P बराबर V बटा R स्क्वायर, और सीधा यहाँ पे 3 बार डिट्टो सेम टू सेम पूछ लिया। क्या पूछ लिया कि निम्न में से कौन सा गलत है। 2 बार तो ऐसे की ऐसे इंग्लिश में दे दिया, और 1 बार हिंदी में लिख के दे दिया, पावर बराबर वोल्टेज इंटू धारा। तो यहाँ पे जिसका अगर एक सही तो तीनों सही, एक गलत तो तीनों गलत। तो ध्यान रखिएगा, ये तो गलत है ही, बाकी ये तीनों पे न्यूमेरिकल भी बनने के चांसेज हैं, और तीनों अपन को तरीके से याद होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न अपन देखते हैं, और अगला प्रश्न यहाँ पे अगला प्रश्न आता है आपके, एक नॉर्मल, जैसे कि अपन बात करते हैं कार्य, तो भैया कार्य बराबर क्या होता है, तो कहते हैं कि बल इंटू विस्थापन। ठीक है, विस्थापन, तो यहां से विस्थापन, तो यहाँ पे बिल्कुल सीधा सीधा सिंपल सिंपल है। तो कार्य है, अब या तो वो फॉर्मूला पूछेगा या फिर वो इसको प्रतीक के रूप में पूछेगा। कार्य का क्या होता है, W बराबर बल का क्या होता है, F हो गया, इसका क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। तो यहाँ पे इस फॉर्मेट में पूछ लेगा, या इसका मात्रक पूछ लेगा, तो बिल्कुल सीधा पूछ रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पे, जैसे कि एक सीधा प्रश्न की कार्य करने की दर क्या है। ऑप्शन जैसे कि अपन ऊर्जा है, शक्ति है, कार्य है, तो ये तो कार्य करने की दर क्या होती है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे सीधा सीधा अपन ने कहा कि क्या होती है, शक्ति। कार्य करने की दर क्या होती है, शक्ति, लेकिन कार्य करने की क्षमता क्या होती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। कार्य करने की क्षमता क्या होती है, ऊर्जा होती है। तो यहाँ पे कार्य करने की दर है शक्ति। अब यहाँ पे ऐसे प्रश्नों को अगर गलत करेंगे तो फिर यहाँ पे जैसे कि नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ओम नियम किसको याद नहीं है, ओम नियम सबको याद है, V बराबर IR होता है। अब यहाँ पे सपोज कीजिए आपको कोई भी I का मान दे देता है कि मान लेते हैं कि 10 एम्पियर है, इनटू में आपको मान लिया कि 20 ओम प्रतिरोध दे देता है, 20 ओम प्रतिरोध दे देता है। अरे तो यहाँ वोल्टेज किसका गलत होगा, किसका गलत होगा। और मेरे दोस्तों अगर ऐसे प्रश्नों को भी अगर गलत करते हो तो अपन से ज्यादा मूर्ख कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे अब ये प्रश्न है, तो ऐसे प्रश्नों को अपन आसानी से आराम से बना सकते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट एक प्रश्न से लेकर के अगर 75 तक आराम से बिना डिप्रेशन में पहुंच चुका है, तो वो आसानी से, ध्यान रखिएगा, 40 से 45 प्रश्न तो आराम से नो टेंशन से वो कर देगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आगे नेक्स्ट पर्सन पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट अपना प्रश्न है जैसे कि प्रेरक। यहाँ पे बात करते हैं कि प्रेरक, और प्रेरक को क्या कहते हैं, अपन को पता है कि चौक कहते हैं, चौक।
अब चौक से पूछा गया संयोजन, क्या पूछा गया? संयोजन। तो दोस्तों यहां पे मैंने संयोजन भोकाल के अंदर तो पढ़ा रखा है शॉर्ट वाला, लेकिन अगर लॉन्ग मेथड में देखते हो तो बहुत अच्छे तरीके से वहां भी मैंने पढ़ा रखा है। अगर वो आपसे इस प्रकार से पूछ लेता है कि श्रेणी संयोजन, ओनली फॉर श्रेणी संयोजन पूछ लेता है, श्रेणी संयोजन, तो अपन सीधा सीधा कर लेते हैं कि भैया यहाँ LT बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आपसे अगर समांतर के अंदर पूछता है तो अपन क्या करते हैं, 1/LT बराबर 1/L1 प्लस 1/L2, इस तरह कर देते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस देकर के अगर पूछ रहा है तो फिर थोड़ा सा लफड़ा होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस देकर के अगर वो प्रेरक पूछता है तो फिर थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो वहां पे मैंने आराम से आपको तरीके से वो भी बता रखा है म्यूचुअल इंडक्टेंस देकर के। तो यहां पे बात करते हैं श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम के अंदर अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस देकर पूछ रहा है तो भैया LT बराबर होता है L1 प्लस L2 प्लस 2M, यहां पे। अब ये तो कब लगेगा, जब समान दे रखा हो। अगर समान असमान नहीं दे रखा है तो फिर समान ही मानते हैं। यहां पे अगर यहां पे ध्रुवता असमान दे रखी है तो कुछ नहीं करना, L1 प्लस L2 माइनस 2M करना है। ये तो है असमान के लिए और ये होता है समान ध्रुवता के लिए। अगर कुछ नहीं दे रखा है तो आप इसको पहली प्रायोरिटी देनी है। दूसरा अपन बात करते हैं समांतर। तो समांतर के अंदर क्या होता है, समांतर के अंदर बात करते हैं कि यहां पे LT बराबर होता है, यहां पे L1 L2 बटा L1 प्लस L2 प्लस यहां पे M स्क्वायर, क्या जाएगा, यहां पे अपन बात करेंगे M स्क्वायर, और यहां क्या आएगा तो अपन कहेंगे यहां प्लस 2M, ये पूरा का पूरा। अगर वो समांतर में देता है तो, अगर असमान देता है तो यहां पे कुछ नहीं करना, माइनस करना है बस। तो ये थोड़ा सा विशेष तौर से अपन को ध्यान देना है। अगर नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहां पे अगले प्रश्नों पर, तो अगले प्रश्नों पर यहां पे देखते हैं एक, जैसे कि साफ साफ है कि एक सेरामिक कैपेसिटर। तो दोस्तों कैपेसिटरों को तरीके से देखना है, तो यहां पे सेरामिक कैपेसिटर, और जो सेरामिक कैपेसिटर होता है ये काफी छोटा होता है। तो ये कहां प्रयोग होगा, ऑप्शन जैसे मैं बोलूं ट्रांसफॉर्मर, क्या ट्रांसफॉर्मर प्रयोग होगा, जी नहीं। यहां पे आपसे पूछा जाए मोबाइल, तो वहां भी प्रयोग नहीं, क्योंकि मोबाइल बहुत छोटी युक्ति हो जाती है तो उसके अंदर ऐसे लगाना पॉसिबल नहीं है, वहां चिप लगती है। यहाँ पे जैसे कि मैं बात करूं टीवी है, रेडियो है, तो यहाँ पे टीवी रेडियो के अंदर क्या प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पे आराम से सेरामिक कैपेसिटर अपन प्रयोग कर सकते हैं दोस्त। नेक्स्ट बात करते हैं जैसे कि पृथ्वी का प्रतिरोध, पृथ्वी का प्रतिरोध, मैं दोस्तों बार बार बताता भी आ रहा हूं प्रतिरोध। तो पृथ्वी का प्रतिरोध सबसे पहले तो ये आपसे पूछा जाए कितना होता है, तो अपन कहेंगे कि लगभग कितना होगा, 0 होता है। अब ये 0 होता है तो मापेंगे किससे, तो यहां आपको जैसे कि वोल्ट मीटर दे दे, एमीटर दे दे, मेगर दे दे, मल्टीमीटर दे दे। अब यहां पे मेरे दोस्तों यहां एक हो गया एमीटर और एक वोल्ट मीटर, तो ये तो दोनों तो पॉसिबल ही नहीं है ना, और मल्टीमीटर और यहां पे मेगर है। तो मेगर भाई साहब, तो यहां पे जो मेगर है, तो मेगर तो सीधा किस में मापता है, मेगा ओम में। तो यहां पे ये मेगा ओम में मापेगा, और मेगा ओम के अंदर जब मापता है तो यहां तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर बचा कौन, अपना मल्टीमीटर, जो बिल्कुल लो लेवल से आराम से माप सकता है। तो यहां पे अपन कह सकते हैं वैसे पृथ्वी का जो प्रतिरोध होता है वो भू टेस्टर के द्वारा मापा जाता है, भू टेस्टर। लेकिन जैसे ऑप्शन में नहीं हो तो क्या करें, भू टेस्टर है, इसी को अर्थ टेस्टर अपन कह सकते हैं या भू परीक्षक भी कह सकते हैं। भाई टेस्टर को क्या कह सकते हैं, परीक्षक।
यहाँ पे इसको अपन भू परीक्षक भी कह सकते हैं, तो यहाँ पे मल्टीमीटर का अपन प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न जैसे कि अपन देखते हैं यहाँ पे, और अगला प्रश्न आता है अपने यहाँ पे। हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। अगर आपने तरीके से देख रखा है, वोकाल वीडियो भी देख रखा है, तो मैंने बहुत अच्छे से वहां पे पढ़ाया है कि जो अपना अल्टरनेटर होता है, तो अल्टरनेटर होता है, अल्टरनेटर के अंदर होता क्या है कि इस तरह के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, मैं दो बता रहा हूं, दोनों को आपको समझ में आएगा। यहां पे मैं ये कहता हूं कि यहां पे फील्ड वाइंडिंग है ये। अब फील्ड वाइंडिंग है तो ये तो स्टेटर पे है, तो ये क्या हो गया, स्टैटिक फील्ड हो गया या स्थिर फील्ड हो गया। इसको मैं कह दूं कि ये तो क्या हो गया, स्थिर फील्ड हो गया। और ये अंदर आर्मेचर है तो रोटेटिंग आर्मेचर हो गया। तो यहां पे रोटेटिंग आर्मेचर हो गया, आर्मेचर यहां पे। और इसमें मैं बात करूं कि मैंने अब की बार क्या है, फील्ड को कहां डाल दिया, अंदर डाल दिया, तो यहां पे। तो अब ये घूम रहा है और ये घूम रहा है, तो रोटेटिंग फील्ड हो गया। क्या हो गया, रोटेटिंग फील्ड हो गया। और मैं बार बार आपसे जिक्र भी कर रहा था कि इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ना है। और यहां पे अपन बात करते हैं ये, और ये आर्मेचर है, और आर्मेचर को क्या कर दिया, स्थिर कर दिया। तो स्थिर आर्मेचर, क्या स्थिर आर्मेचर, तो ये स्थिर आर्मेचर हो गया। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि रोटेटिंग आर्मेचर में, रोटेटिंग आर्मेचर, तो रोटेटिंग आर्मेचर है, और रोटेटिंग आर्मेचर में चुंबकीय क्षेत्र कहां बनता है। तो भैया मेरे दोस्तों, यहाँ पे मैं बार बार बता चुका कि आर्मेचर जो वाइंडिंग होती है वो ईएमएफ बनाती है, और फील्ड वाइंडिंग हमेशा चुंबकीय क्षेत्र बनाती है, चाहे उसको कहीं भी स्थापित कीजिएगा। तो यहाँ कह रहे हैं स्थिर फील्ड है। अरे मेरे दोस्तों, यहाँ पे जब स्थिर फील्ड है तो ये स्थिर फील्ड है, तो ये स्थिर फील्ड ही तो चुंबक बनाएगा ना। तो यहाँ पे तो अपन कहेंगे फील्ड वाइंडिंग क्या बनाती है, चुंबक बनाती है। अगर वो पूछ लेता कि रोटेटिंग फील्ड, रोटेटिंग फील्ड जो होता है इसमें चुंबक कहां बनता है, तो अपन कहते हैं भैया अंदर बनता है। तो यहाँ पे ठीक है, तो इस प्रकार का था क्वेश्चन कि रोटेटिंग आर्मेचर, रोटेटिंग आर्मेचर है, रोटेटिंग आर्मेचर में चुंबकीय क्षेत्र कहां बनता है, तो भैया फील्ड पर बनेगा। अगर आपसे ये पूछ ले कि रोटेटिंग फील्ड स्थिर अल्टरनेटर होता है तो उसमें चुंबक कहां बनेगा, तो चुंबक अंदर बनेगा रोटेटिंग पर। तो ये ध्यान रख, क्योंकि फील्ड अंदर है तो अंदर बनेगा, इसमें फील्ड कहां है, बाहर है तो बाहर बनता है। ठीक है, इस प्रकार से यहां से क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये चीज तो हो गई, तो इसमें तो क्या है कि भाई इसमें रोटेटिंग आर्मेचर है, तो ईएमएफ जो निकलेगा वो कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा। कितनी स्लिप रिंग की आवश्यकता पड़ेगी, तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका अल्टरनेटर सिंगल फेज है तो 2 स्लिप रिंग, अगर थ्री फेज स्टार है, थ्री फेज स्टार है तो यहां पे 4, और थ्री फेज डेल्टा है तो 3, क्योंकि यहां से न्यूट्रल भी निकलता है। क्या निकलेगा, तो न्यूट्रल निकलता है। लेकिन यहां पे अगर ये है तो यहां पे आपका जो टर्मिनल निकलेगा वो यहां से निकलेगा, तो यहां बिल्कुल भी स्लिप रिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती इसमें, जबकि इसको सप्लाई देनी पड़ेगी घूमने वाले भाग को। तो यहां पे चाहे सिंगल फेज हो चाहे थ्री फेज हो, कोई सा भी हो, ओनली 2 स्लिप रिंग की क्या होती है, आवश्यकता होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न क्या है तो यहाँ पे एक प्रतिरोध नॉर्मल, जैसे कि आपसे कहा गया कि यहाँ पे ये डायग्राम नहीं, इसको वो हिंदी लैंग्वेज के अंदर दे रहा है, तो क्या दे रहा है, ये जैसे कि है इस प्रकार से। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं कि ये भैया 10 है, ये 20 ओम है, और ये 15 है, और सपोज कर लेते हैं कि यहाँ 20 वोल्टेज दे रखा है, और आपसे क्या पूछ रहा है कि धारा पूछ रहा है। तो यहां से इससे भी आसानी से निकाल सकते हैं, ये हमको पता है कि ये समांतर है, और समांतर है तो इसको आसानी से निकाल सकते हैं कि भैया 10 इंटू क्या कर दो, 20 कर दो, और इन दोनों को जोड़ दो तो ये 30 हो गया। यहां से 0 से 0 काट दिया और इसके अंदर भाग दिया तो 6.66 आ गया। ठीक है, तो ये तो इसका आ गया, और 6.66 को जोड़ दो इसमें सीधा सीधा, तो यहाँ पे 15.6.66, तो भैया 21.66 हो गया। तो यहाँ पे सीधा सीधा कितना हो गया, तो 21.66, ये तो हो गया ओम।
और अपने पास में जैसे अब डिपेंड करता है कि यहाँ पे 20 है 24 है कितना है, तो बस इसके अंदर भाग देना है, आपका तुरंत क्या निकल जाएगी, धारा निकल जाएगी। क्योंकि अपन को पता है कि भाई आई बराबर क्या होता है, V बटा R होता है। तो वोल्टेज ये है, अब ये कंफर्म नहीं है कि 20 है 24 है कितना है, तो यहाँ पे अगर ये डाटा इसको यहाँ रखो और ये जो है इसको यहाँ रखो और भाग दीजिए। अब भैया थोड़ी सी कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी क्योंकि पॉइंटों में है तो है। नेक्स्ट अपन अब चर्चा करते हैं आगे नेक्स्ट पर्सन पे, और अगला है कि वोल्ट मीटर से धारा मापने के लिए क्या किया जाएगा। भाई प्रश्न तो ये है कि जैसे कि मैंने कहा कि एक यहाँ पे परिपथ बना दिया ये, ठीक है ये, और यहाँ पे ये वोल्ट मीटर लग रहा है, लेकिन इस वोल्ट मीटर से मुझे मापनी क्या है, धारा। तो यहाँ पे मैं इसी को उठाऊंगा और यहाँ लगाऊंगा, और यहाँ लगाऊंगा तो इसका तो प्रतिरोध बहुत ज्यादा है, और भैया प्रतिरोध ज्यादा है तो प्रतिरोध को कम करना पड़ेगा। तो प्रतिरोध कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके समांतर क्रम में एक निम्न मान का क्या लगाना पड़ेगा, प्रतिरोध लगाना पड़ेगा। तो ये अपन को करना पड़ेगा। अब ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह पूछ रहा है। अगर वोल्ट मीटर जो है, वोल्ट मीटर से धारा मापनी है तो इसको लगा करके समांतर क्रम में निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ते हैं, जिससे उसका क्या हो जाएगा, प्रतिरोध कम हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न जैसे कि अपन देखते हैं ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, जैसे कि प्रश्न के अंदर कहा गया, सपोज कीजिए कि नो लोड भाई वोल्टेज है और नो लोड वोल्टेज सपोज कीजिए यहाँ पे अपन ने 250 रख दिया, और एक दे रहा है कि फुल लोड वोल्टेज है, फुल लोड वोल्टेज है और यहाँ फुल लोड वोल्टेज 200 है, और आपसे वोल्टेज रेगुलेशन पूछ रहा है। तो हमको पता है कि वोल्टेज जो रेगुलेशन होता है VR, तो अपन क्या कहेंगे भाई, VFL माइनस VNL। यहां पे VFL VNL अपोन में VFL, ठीक है, और इनटू में 100। तो यहां पे VFL कितना है 200, VNL कितना है 250, ठीक है। तो यहां पे सीधा VNL, तो यहां पे और यहां पे भाई दोनों का अंतर है, तो दोनों का अंतर कितना है, सीधा 50 है। नीचे कितना है VFL, तो VFL 200 है, ये इनटू में अपन ने कितना कर दिया 100। तो भैया ये गया कितनी बार, 2 बार, और 2 से इसको काटा कितना आ गया 25%। तो ये सीधा सीधा प्रश्न था, ऐसे इसमें पॉइंटों की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ वोल्टेज रेगुलेशन, अब जरूर नहीं है ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन है, 6 मई को एग्जाम है, तो वो तैयार रहे, तो और किसी पे पूछ सकता है वो। तो यहाँ पे नेक्स्ट अपन बात करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन होगा डीसी जनरेटर में लोड बढ़ाने पर क्या होता है। तो दोस्तों डीसी जनरेटर है भाई, जनरेटर होगा, मैं बात करता हूं जैसे कि ये, तो यहां पे अपन ने लोड लगा दिया, ये सीधा सीधा लोड बढ़ाएंगे तो सीधी बात है लोड धारा भी बढ़ेगी, लोड धारा भी बढ़ेगी, और लोड धारा बढ़ेगी तो चुंबकीय फ्लक्स भी बढ़ेगा, और चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा तो ये भाई साहब इसको काटेगा, और ये काटेगा तो ये में बढ़ेगा। तो यानी कि लोड धारा बढ़ाने पर जो टर्मिनल वोल्टेज है वो भी क्या होता है, बढ़ता है। तो ये चीज ध्यान रखना कि डीसी जनरेटर में लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज भी बढ़ता है। नेक्स्ट पर्सन पे अगर चलते हैं तो भैया नेक्स्ट पर्सन इसके अंदर आता है कि डीसी शंट मोटर की फील्ड धारा बढ़ाने पर। अब देखो यहीं पे सेम ऐसे आ गया कि यहाँ पे मैं कहूं कि ये आपकी शंट मोटर है, और भैया शंट मोटर देखो ध्यान रखना क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्होंने तरीके से पूरा डिटेल से पढ़ रखा है ना, तो आराम से बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये शंट मोटर है, और शंट मोटर है तो यहाँ क्या देंगे, सप्लाई देंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि जनरेटर था लोड लगा दिया, यहाँ ये है। अब शंट, अब ये क्या पूछ रहा है कि इसके अंदर दे रहा है कि फील्ड धारा बढ़ा दो, भैया फील्ड धारा ही दिए रही। अब इसमें अगर मैं फील्ड धारा बढ़ाता हूं, भाई फील्ड धारा बढ़ाते हैं, फील्ड धारा को शंट धारा कहते हैं, तो यहाँ इसका धारा का मान बढ़ाते हैं, तो मुझे ये बताओ कि इसका चुंबकीय फ्लक्स है वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। भाई धारा बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, और चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। डीसी मोटर के अंदर बार बार मैंने जिक्र किया है कि जो गति होती है ये आपके बैक ईएमएफ होता है, इसके तो बिल्कुल क्या होती है, समानुपाती, और चुंबकीय फ्लक्स के क्या होती है, विलोम अनुपाती होती है।
तो मुझे आप बताओ, जब धारा बढ़ा रहे हो तो चुंबकीय क्षेत्र तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है, चुंबकीय फ्लक्स बढ़ता है फाई, यहाँ पे फाई बढ़ता है, चुंबकीय फ्लक्स बढ़ता है, तो चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा तो गति क्या हो जाएगी भाई, ये अगर बढ़ रहा है तो गति क्या हो जाएगी, घटती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीधा घटती है या कम होती है। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं, अगला प्रश्न आता है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके कौन सा है, तो यहाँ पे बात करते हैं कि अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध कम करने के उपाय। तो दोस्तों अर्थ इलेक्ट्रोड है भाई, अर्थिंग बना रहे हैं, और अर्थिंग बना रहे हैं तो जमीन के अंदर जो भाग धातु का बना होता है, दबा रहता है, उसे अपन क्या कहते हैं, तो उसे अपन कहते हैं अर्थ इलेक्ट्रोड, अर्थ इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे ये अर्थ इलेक्ट्रोड हो गया। दूसरी चीज, यहां जिस वस्तु को आप इससे जोड़ते हो इसे क्या कहोगे, इसे कहते हैं अपन अर्थड वस्तु, अर्थड वस्तु या भू संयोजित वस्तु कहते हैं। दूसरी चीज अपन बात करते हैं कि इसको यहां से इससे जोड़ दीजिए, अब इसको जोड़ते हैं तो इसे कहते हैं अर्थ वायर, अर्थ वायर कह दीजिए, अर्थ लीड कह दीजिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब कह रहा है कि इस अर्थ का प्रतिरोध कम करने के लिए क्या करें, तो भैया कई सारे उपाय हैं। देखो सबसे पहले तो इसके चारों ओर आप नमक कोयला पानी डाल दीजिए, नमक कोयला पानी डाल दीजिए, ठीक है। दूसरी चीज आप ये कर सकते हो कि इसकी लंबाई को बढ़ा सकते हो, लंबाई बढ़ेगी तो नीचे तक जाएगा, और नीचे तक जाएगा तो नमी ज्यादा मिलेगी, और नमी मिलेगी तो प्रतिरोध कम होगा, तो लंबाई बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज, गड्ढे की जो गहराई है वो भी आप बढ़ा सकते हैं। दूसरा, नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे कि अगर 3-4 इलेक्ट्रोड है तो उनको समांतर क्रम में जोड़ करके भी आप प्रतिरोध क्या कर सकते हो, घटा सकते हो। तो यहाँ पे जैसे अपन बात करते हैं कि लंबाई को बढ़ा करके कर सकते हैं, नमक कोयला डाल करके कर सकते हैं, पानी डाल करके कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, गहराई बढ़ाकर कर सकते हैं, क्षेत्रफल बढ़ा करके कर सकते हैं। तो ये काफी सारी चीजें हैं, तो आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जैसे कि नॉर्मल बिल्कुल अच्छा प्रश्न है कि घरेलू है और जैसे फैक्ट्री है, औद्योगिक फैक्ट्री, तो उसमें कौन सा फ्यूज ज्यादातर अपन यूज लेते हैं। नॉर्मली जैसे कि अपन बात करते हैं, जैसे किटकेट होता है, किटकेट, ठीक है। दूसरा अपन बात करते हैं कार्टिज, कार्टिज। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एचआरसी, एचआरसी। तो ये अब किटकेट है जिसको अपन किटआउट बोलते हैं, तो ये चीनी मिट्टी का बना होता है, और ये चीनी मिट्टी का बना होता है। इसकी मैं रेटिंग की अगर बात करता हूं तो दोस्तों यहाँ पे 5 एम्पियर से 3000 एम्पियर तक होता है, जबकि जो कार्टिज होता है ये 2 एम्पियर से 60 एम्पियर तक होता है, और एचआरसी होता है ये 25 एम्पियर से आपका लगभग 2500 एम्पियर या 1000 एम्पियर तक होता है। तो ये घर में कहां से प्रयोग करेंगे, और ये 2 एम्पियर से 60 एम्पियर तक है, तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक मशीनों में इनमें प्रयोग किया जाता है ज्यादातर। फिर बचा कौन सा अपना, तो यहाँ पे तो नॉर्मल अपन कहते हैं किटकेट का अपन क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अगर इसमें आपसे क्या पूछे, फ्यूजिंग फैक्टर पूछ लिया जाए, तो फ्यूजिंग फैक्टर इसका कितना होता है, 1.4 से 1.7 होता है, और इसका पूछ ले 1.1 होता है। अगर कार्टिज का भी पूछ ले तो अपन 1.1 कर सकते हैं। तो फ्यूज से भी रिलेटेड 3-4 प्रश्न देखने को मिले हैं। अगला जैसे प्रश्न अपन बात करते हैं यहाँ पे, और अगला प्रश्न तो यहां पे अगला प्रश्न, चलो इसको अपन रफ कर देते हैं। अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न यहां पे बात करते हैं वायर वाउंड। जो वायर वाउंड प्रतिरोध होता है किसका बना होता है, दोस्तों ध्यान रखिएगा। यहां पे इसमें होता क्या है कि एक जैसे चीनी मिट्टी का लेते हैं, चीनी मिट्टी का एक खोखला पाइप होता है, और पाइप लेने के बाद इसके ऊपर एक पतला तार लगाया जाता है यूं, और ये जो पतला तार लगाया जाता है तो ये 2 तार निकाल देते हैं, और ये होता है हमारा वायर बाउंड प्रतिरोध। जो वाट क्षमता की बात करते हैं तो लगभग ये 2 वाट से 50 वाट क्षमता के अंदर बनाया जाता है, और ये बड़ी मशीनों यानी फैक्ट्रियों के अंदर, प्रयोगशालाओं में प्रयोग किया जाता है। छोटी चीजों में इसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये तार जो है
ये किसका बना होता है? तो मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये सीधा सीधा बना होता है यूरेका, या फिर अपन बात करते हैं मैग्नीन का बना होता है। लेकिन अगर ऑप्शन में ये दोनों ही नहीं आए तो फिर क्या करें? तो फिर कार्बन करेंगे, लेकिन कार्बन भी नहीं आए तो मामला गड़बड़ ये हो जाता है कि अब वहां प्रतिरोध ज्यादा किसका है? तो जैसे अपन बात करें नाइक्रोम, क्या है? नाइक्रोम। अब लेकिन नाइक्रोम का हम प्रयोग तो कर रहे हैं लेकिन मजबूरी में कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ तो हीट ज्यादा उत्पन्न करेगा ये, तो यहाँ बेटर ऑप्शन तो ये है। लेकिन ऑप्शन नहीं होने के कारण अपन क्या कर सकते हैं? ये कर सकते हैं। अगर वो प्रतिरोध न पूछ के वो अगर प्रेरक पूछता तो वहां पे फिर अपन कॉपर कर सकते थे। प्रेरक क्या है? चौक है, और चौक के अंदर तो अपन तांबा यूज करते हैं। लेकिन वो पूछ रहा है कि प्रतिरोध के अंदर जो वेरिएबल प्रतिरोध है तो वहां तार कौन सा प्रयोग करते हैं? तो भैया यूरेका व मैग्नीन हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगला प्रश्न यहां पे अगर बात करते हैं तो दोस्तों संट मोटर में फिर क्वेश्चन देखने को मिला है। तो यहाँ पे जैसे कि उसमें साफ साफ कहा है टर्मिनल वोल्टेज है 220 वोल्टेज है, और यहाँ पे जो आर्मेचर जो प्रतिरोध है वो 110 वोल्टेज है, सॉरी 110 ओम है, और यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज ये दे दिया गया है। और आपसे सीधा सीधा पूछ रहा है कि धारा बता दो। अरे भाई ऐसा भी प्रश्न है क्या? तो V अपॉन में R ही तो करते हैं। जब ये सारी चीजें आपके पास दे रखी है, 220 बटा 110 बराबर कितना आया? 2 एम्पियर। तो यहाँ पे कहाँ दिक्कत आ रही थी? नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगला प्रश्न जैसे कि बात करते हैं फ्यूज में ऊष्मा बढ़ाने पर गलनांक क्या होगा? अरे भैया फ्यूज तार है, इसके अंदर आप हीट बढ़ा रहे हो तो इसका गलनांक कम होगा अगर नहीं होगा? सीधी बात है, गलनांक कम होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जैसे कि धारा को मापने के लिए, तो धारा को मापने के लिए तो सीधा सीधा आपका एमीटर आता है। भाई ये धारा है, और धारा कह दो चाहे लोड धारा कह दो, तो इसमें कौन सा मीटर प्रयोग करेंगे अपन? एमीटर अपन क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं तो प्रतिरोधकता किस पर निर्भर होती है? दोस्तों अगर मैं बात करूं प्रतिरोध, तो प्रतिरोध तो देखो यहाँ पे प्रतिरोध की बात करते हैं तो प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के क्या होता है? समानुपाती। प्रतिरोध होता है वो आपके कटाक्ष क्षेत्रफल के क्या होता है? विलोमानुपाती। प्रतिरोध होता है वो आपके व्यास के वर्ग के क्या होता है? विलोमानुपाती। यहाँ प्रतिरोध जो होता है वो त्रिज्या के वर्ग के क्या होता है? विलोमानुपाती। दूसरी चीज अपन बात करते हैं कि ये जो होता है तापमान पे भी डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे चालक है तो अपन कहते हैं समानुपाती। अगर अर्धचालक है तो यहाँ पे अपन बात करेंगे टेम्परेचर के विलोमानुपाती। दूसरी चीज प्रतिरोध जो होता है पदार्थ पे भी डिपेंड करता है। अब यही बात आ रही है प्रतिरोध न पूछकर, ध्यान रखना प्रतिरोध कितना लंबा होता है? भाई लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, कटाक्ष क्षेत्रफल घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो यहां से रिलेटेड क्वेश्चन तरीके से अपन को देखना है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है प्रतिरोधकता। तो दोस्तों प्रतिरोधकता में क्या होता है जो लंबाई होती है और जो कटाक्ष क्षेत्रफल होता है ना, इन दोनों पे ही हमारा प्रतिरोधकता निर्भर नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि वो कहता है कि एक कटाक्ष क्षेत्र यानी ये एकांक लंबाई है और एकांक ही कटाक्ष क्षेत्रफल होता है। तो इस चालक के अंदर जो प्रतिरोध होता है वही प्रतिरोध आपका प्रतिरोधकता कहलाता है। तो भैया एकांक लंबाई और एकांक कटाक्ष क्षेत्रफल हो गया, तो दोनों एक एक ले लेते हैं तो वो ऊपर से नीचे कट जाता है। इसलिए यहाँ पे लंबाई और कटाक्ष क्षेत्रफल प्रतिरोधकता निर्भर नहीं करती, यानी रजिस्टिविटी लंबाई और किस पर डिपेंड नहीं करती? कटाक्ष क्षेत्रफल। किस पे डिपेंड करती है? तो अपन कहेंगे पदार्थ की प्रकृति पर और तापमान पर। तो यहां पे प्रकृति, तो यहां पे बात करेंगे प्रकृति और तापमान पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों यहां पर कि ये देखो अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, ये थोड़ा सा लॉजिक है और कुछ नहीं है। यहाँ पे बात किया गया कि एक बर्तन है, इसके अंदर गर्म पानी कर रहे हैं और एक धातु अपन ने डाल दी, चालक धातु, और चालक धातु डाल दी तो ऊपर यहाँ पे जैसे टच किया तो ये गर्म तो हो रही है। तो ये गर्म हो रही है, किस प्रोसेस के कारण गर्म हो रही है? चालन, संवहन और विकिरण। तो सीधी बात है ये धातु है, चालक है, तो ये चालक है तो यह यहाँ से गर्म है तो ये धातु यहाँ तो गर्म हो गई, लेकिन धीरे धीरे यहाँ तक गर्म हो रही है। तो ये कौन सी विधि आ जाएगी?
तो अपन कहेंगे चालन विधि होगी, सीधी सी बात है। भाई पानी गर्म हो रहा है तो नीचे से पानी गर्म धीरे धीरे यहां तक होता है, ये तो संवहन होता है। अगर जैसे सूर्य से प्रकाश मिल रहा है तो विकिरण है, लेकिन यहाँ पे चालक के बारे में कहा है, ना कि द्रव के बारे में कहा है। तो कंफ्यूज करने के लिए वो घुमा रहा है केवल आपको ना। नेक्स्ट है कि चालक ऊष्मा का अच्छा चालक ऊष्मा का अच्छा चालक है। चालक जो है ऊष्मा का अच्छा चालक है। चालक जो पदार्थ है ऊष्मा का अच्छा चालक है, यानी कि सुचालक है। और जैसे मैं दूसरा ऑप्शन बोलूं इसमें कि सभी अचालक ऊष्मा के अच्छे चालक है, तो यहां पे जो अचालक है, क्या ऊष्मा के सारे अचालक होंगे क्या? जी नहीं। तो इसमें जैसे कि कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि पहला सही दूसरा गलत, दोनों सही दोनों गलत, इस प्रकार से भी आते हैं। तो इनके बारे में नॉलेज होगी तो अपन पकड़ पाएंगे। तो यहाँ पे अपन कहेंगे जो सभी चालक होते हैं वो ऊष्मा के लगभग चालक है, लेकिन यहाँ पे सभी जो अचालक होते हैं वो ऊष्मा के क्या होते हैं? अच्छे चालक नहीं होते सभी, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे यूनिवर्सल मोटर है। यूनिवर्सल मोटर है दोस्तों। अब यूनिवर्सल मोटर के अंदर क्या होता है, यहां पे यूनिवर्सल मोटर है, ये यूनिवर्सल जो मोटर होती है यूनिवर्सल जो मोटर होती है इसको अपन क्या कहते हैं? एसी सीरीज मोटर। एसी सीरीज मोटर है। और ये जो एसी सीरीज मोटर है ये एसी और डीसी दोनों से चलती है, लेकिन ये ध्यान रखना कि दोनों एक साथ नहीं देनी, या तो आप डीसी दीजिए या फिर एसी दीजिए। तो इसकी जो सप्लाई अपन नियंत्रण करते हैं तो वो कह रहा है कि भाई इसकी गति को नियंत्रण करना है, और गति को नियंत्रण करना है तो सप्लाई वोल्टेज के द्वारा कर रहे हैं। सप्लाई वोल्टेज के द्वारा कर रहे हैं, सप्लाई वोल्टेज के द्वारा इसकी गति को नियंत्रण कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि ये जैसे मोटर है और ये श्रेणी क्रम में ये है, तो यहाँ पे अब इसके श्रेणी क्रम में हमने क्या जोड़ दिया? एक प्रतिरोध जोड़ दिया। और प्रतिरोध जोड़ दिया तो मेरे दोस्तों इसमें ये श्रेणी क्रम में जोड़ने से पावर लॉस बहुत ज्यादा खर्च होता है। और वो यही पूछ रहा है कि यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज के द्वारा गति को नियंत्रण कर रहे हैं तो क्या नुकसान होता है? तो नुकसान ये होता है कि यहाँ पावर लॉस ज्यादा होता है। छत के पंखे के अंदर भी श्रेणी क्रम में रेगुलेटर लगाते हैं, तो यहाँ पे पावर लॉस ज्यादा होता है, लेकिन ये छोटी मशीन है इसलिए अपन को ध्यान नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि हानि क्या है, तो हानि यही है कि यहाँ पे जो पावर लॉस होता है, ठीक है, जो पावर लॉस होती है वो क्या होती है? काफी ज्यादा होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगला प्रश्न आता है दोस्तों यहाँ पे, और अगला प्रश्न अपन लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एक मजबूत चुंबक है और एक कमजोर चुंबक है, और दोनों को पास पास लेके आ रहे हैं। यहां ध्रुवता नहीं दी कि समान है कि असमान है, जी नहीं। एक मजबूत है यानी प्रबल, ठीक है, और एक क्या दे दिया? दुर्लभ, इस तरह। अब दोनों को पास पास लेके आते हैं तो क्या होते हैं? तो भाई जैसे अपन कहते हैं कि ये भाई ये है इस प्रकार से है, और इसको सप्लाई दे रहे हैं तो ये तो बहुत ज्यादा चुंबक बन गया, और यहाँ पे अपन ने इसको सप्लाई नहीं दी तो कमजोर हो गया, कमजोर हो गया। अब इन दोनों के मध्य क्या होगी? प्रेरण क्रियाएं होगी। तो यहाँ पे इनमें क्या होता है? तो अपन कहेंगे प्रेरण क्रियाएं होती है। अगला जैसे अपन बात करते हैं दोस्तों यहां पर नो लोड पर हानि। जी हाँ दोस्तों, यहां पे नो लोड कोई भी आ जाए ट्रांसफॉर्मर को छोड़कर, क्योंकि उसमें घूमने वाला भाग नहीं होता। तो यहाँ पे लेकिन घूमने वाला भाग जरूर थोड़ी है, लो हानि होती है, वो भी तो नो लोड पे होती है। लेकिन जैसे डीसी जनरेटर है, ठीक है, डीसी जनरेटर है, अब इसके अंदर अपन बात करते हैं नो लोड। तो नो लोड पर कौन कौन सी हानि होती है? तो अपन कहते हैं भैया नो लोड जो होता है, नो लोड पर अपन कहते हैं एक तो आपकी कौन सी होगी? लो हानि, लो हानि। लेकिन ऑप्शन में ये नहीं मिले तो फिर क्या करोगे? तो अपन कहेंगे यांत्रिक हानि। क्या करेंगे? यांत्रिक हानि। तो यांत्रिक हानि भी नो लोड पर ही होती है, फुल लोड पे भी होती है, नो लोड पे भी होती है, लेकिन स्थिर होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत ये आ रही है कि दोनों ही ऑप्शन में नहीं हो तो फिर क्या करे किया जाए? तो मेरे दोस्तों मैंने आपको यह भी पढ़ाया है कि एक हानि होती है कौन सी? स्ट्रे हानि।
और स्ट्रे हानि कौन सी होती है? तो लोहे प्लस यांत्रिक, लोहे प्लस यांत्रिक हानि को अपन क्या कहते हैं? स्ट्रे हानि भी कहते हैं। तो क्वेश्चन तो पूछ रहा है लेकिन थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा है। यहां पे बात करें जैसे कि आपके एडी करंट का फॉर्मूला तरीके से याद होना चाहिए। एक तो आपका वीई, यहां पे ध्यान रखना के भी नियतांक में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एफ का स्क्वायर होता है, बी मैक्सिमम का स्क्वायर होता है, टी का स्क्वायर होता है, और यहाँ पे एक मैं बात करूं तो V4 वॉल्यूम, तो यहाँ पे ये भी होता है। अब वो जैसे फ्रीक्वेंसी को दुगुना कर रहा है, एडी करंट पूछ रहा है कितनी होगी, अरे भैया दुगुना कर रहा है तो 4 गुनी हो गई, तो ये आपको नॉलेज में होना चाहिए। दूसरा अपन बात करते हैं जैसे कि ये एडी करंट यानी भंवर धारा हो गई। स्ट्रेसिस, तो यहाँ पे स्ट्रेसिस के बारे में आपसे पूछ ले तो WH बराबर क्या होता है? तो नीटा होता है, और B मैक्सिमम 1.6 होता है, F और एक होता है आपका V4 वॉल्यूम। तो यहाँ पे, और दोनों ही किस में मापी जाती है? वाट में मापी जाती है, ध्यान रखना। एडी करंट होती है ये आपकी एडी ये दोनों जो होगी ये फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है, ये लोड पर निर्भर नहीं करती है। जबकि जो हमारी ताम्र हानि होती है, ये ताम्र हानि से भी क्वेश्चन आ रहा है भैया बार बार, ये ऊष्मा प्रतिरोध और ऊष्मा के कारण कौन सी हानि होती है। तो मैं बार बार, जैसे मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है, ध्यान रखना, भोकाल वीडियो के अंदर भी मैंने पढ़ा रखा है या हानियों को, और YouTube पर भी आप तरीके से डीसी जनरेटर चैप्टर को गहराई से पढ़ते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको तरीके से मिलेंगे। तो ताम्र हानि जो होती है प्रतिरोध और उत्पन्न ऊष्मा के कारण होती है, तो यहां से क्वेश्चन अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे, और अगला प्रश्न जैसे कि अपन बात करते हैं यहाँ पे ये हो गया, और हाँ, ट्रांसफॉर्मर में नो लोड परीक्षण से ज्ञात करते हैं, तो वही चीज पूछ रहा है बार बार। भाई पहले तो इसने पूछ लिया कि नो लोड पर कौन सी हानि होती है, फिर पूछ रहा है कि ट्रांसफॉर्मर है और ट्रांसफॉर्मर के अंदर एक परीक्षण होता है कौन सा, तो अपन कहते हैं कि नो लोड परीक्षण, नो लोड परीक्षण, और एक होता है आपका फुल लोड परीक्षण, फुल लोड परीक्षण। तो भैया नो लोड है तो नो लोड है तो लोड है ही नहीं, और लोड नहीं है तो धारा नहीं जाएगी, धारा नहीं जाएगी ताम्र हानि नहीं होगी, तो बची कौन फिर? तो अपन कहेंगे लो हानि। तो यहाँ लो हानि ज्ञात करते हैं, और आपसे फुल लोड पे पूछ ले तो फुल लोड पे अपन क्या करेंगे? ताम्र हानि ज्ञात करते हैं। तो ये अपन को थोड़ा सा याद रखना है। नो लोड को अपन क्या कहते हैं? शून्य भार भी कहते हैं, ठीक है, इसको अपन खुला परिपथ कहते हैं, ये चीज भी ध्यान रखनी है। जबकि फुल लोड को अपन शॉर्ट सर्किट कहेंगे, क्योंकि फुल लोड होगा तो शॉर्ट सर्किट होगा, नो लोड होगा तो खुला होगा, ऐसे याद रखना है अपन को। नेक्स्ट एक पूछा सीधा सीधा, अब ये थोड़ा सा जिसको शब्द याद है, क्योंकि मैं बार बार जिक्र करता था, विवृत परिपथ, विवृत परिपथ में धारा का मान कितना है। अब जब तक इंग्लिश नहीं देखेंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। तो विवृत का मतलब क्या है? ओपन। तो यहाँ पे ओपन सर्किट, और ओपन सर्किट के अंदर क्या है? धारा का मान 0 है, तो प्रतिरोध का मान क्या है? तो अनंत है। तो यहाँ पे ये प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है? अनंत। अब ये तो पूछ लिया, लेकिन जैसे नेक्स्ट अगर आगे चर्चा करते हैं लघु यानी कि शॉर्ट, तो शॉर्ट के अंदर क्या होता है? धारा का मान अनंत होता है, और प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो प्रतिरोध का मान 0 होता है। इसी प्रकार पूरा अपन को तरीके से याद रखना है। आगे अगर मैं बात करूं तो वायु क्रोड चौक का प्रयोग कहाँ करते हैं? दोस्तों यहाँ पे एक क्या होता है? लोहा क्रोड होता है, तो इसमें यूं लपेट कर करते हैं। तो इसका उपयोग जो हमारे फ्लोरोसेंट होती है, वहां पे अपन सोडियम वेपर लैंप में फ्लोरोसेंट है तो वहां पे अपन करते हैं। ये कौन सा है? लोहा चुंबकीय होता है। एक होता है यहाँ पे फेराइट कोर, कौन सा होता है? जिसमें ये कार्बन और ग्रेफाइट की बनी होती है, और इसके ऊपर ये तार लपेट कर करते हैं। तो ये उच्च फ्रीक्वेंसी के लिए अपन करते हैं रेडियो टीवी के अंदर। लेकिन वो आपसे पूछ रहा है कि वायु क्रोड, तो ये केवल एक स्प्रिंग के रूप में ही होती है, क्वाइल के रूप में ही होती है। तो दोस्तों ये उच्च फ्रीक्वेंसी के रूप में होगी, तो वहां ऑप्शन जैसे कि अपन बात करें मेगा हर्ट्ज हो, तो अपन सीधा है कि मेगा हर्ट्ज करेंगे, उच्च फ्रीक्वेंसी होती है। नेक्स्ट अगर चर्चा करें तो यहाँ पे अल्टरनेटर में रोटर गति और सिंक्रोनस गति, हाँ यहाँ क्वेश्चन पूछा गया ये। तो यहाँ मैं अगर बात करूं कि ये क्या है? घूमने वाला भाग है, तो ये घूमेगा तो इसकी गति क्या कहलाएगी? रोटर गति है ना। और यहाँ पे ये चुंबकीय ये वाइंडिंग है,
और यहाँ इसके अंदर ये चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, और चुंबकीय क्षेत्र है तो ये गति क्या कहलाएगी, एन एस, सिंक्रोनस। अब वो ये पूछ रहा है कि अल्टरनेटर के अंदर रोटर गति और इन दोनों में क्या संबंध है। तो भैया इन दोनों में क्या संबंध है, संबंध की अगर मैं चर्चा करूं तो यहाँ पे सिंक्रोनस गति और रोटर गति है, तो रोटर गति क्या होती है, इसकी ज्यादा होती है, रोटर गति ज्यादा होती है। और वो यही तो पूछ रहा है कि रोटर गति होती है किससे, तुल्यकालिक गति से, तो अपन कहेंगे अधिक होती है। इस तरह पूछ ले तो ये दे देंगे, कम ज्यादा पूछ रहा है तो कम ज्यादा कर देंगे। तो दोस्तों इसका अब मैं ये बता दिया, तो देखो एक ऐसे भी तो हो सकता है, यहाँ पे एन एस और एन आर, ये तो ये किसके लिए होगा, तो अपन कहेंगे ये प्रेरण मोटर के लिए, प्रेरण मोटर के लिए कहेंगे। और ये किसके लिए था, तो ये तो आपके अल्टरनेटर के लिए था, अल्टरनेटर के लिए। एक और होता है यहाँ पे एन एस बराबर एन आर, तो ये किसके लिए था, तो अपन कहेंगे यहाँ पे कि ये सिंक्रोनस, तो सिंक्रोनस मोटर के लिए होता है। तो तीनों बता दिया, तीनों में से कैसे भी है वो पूछ लिया है आगामी 6 तारीख को, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे, अब बात करते हैं जैसे एससीआर अगर पूछ रहा है दोस्तों, तो यहाँ सबसे पहले तो प्रतीक याद रखिएगा आप। तो यहाँ पे ये इसके बीच में से यहाँ से निकलता है, तो ये गेट होता है, ये कैथोड होता है, ये एनोड होता है। यहाँ पे अगर इसका थोड़ा सा ब्लॉक डायग्राम अपन को याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, पी एन इस प्रकार से होता है, यहाँ से गेट निकलता है और ये होता है, तो ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है। अगर मैं जंक्शन की बात करता हूं तो दोस्तों यहाँ से अपन देख सकते हैं कि एक जंक्शन, यहाँ पे एक जंक्शन है, 2 जंक्शन है, 3 जंक्शन है। तो जंक्शन की बात करें तो कितने हो गए, 3। अगर वो विक्षेपण लेयर की बात करता है तो भैया विक्षेपण लेयर बनती है यहाँ पे, ये इसके पास में, जंक्शन के पास में जो लेयर बनती है इसे विक्षेपण परत कहते हैं। तो विक्षेपण परत भी कितनी होती है, 3। लेकिन केवल फॉर परत पूछे तो 1 परत, 2 परत, 3 परत और ये 4 परत। ध्यान रखना विक्षेपण परत जंक्शन के बराबर, लेकिन विक्षेपण परत 1 ज्यादा। तो यहाँ पे विक्षेपण परत कितनी होगी, 4। टर्मिनल पूछे तो 3। तो ये चीज विशेष तौर से ध्यान आपको रखना है। तो क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हो रहा है एससीआर से, और यही चीज पूछ रहा है, और ये एक दिशीय होता है। ठीक है, एससीआर से ये क्वेश्चन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे ट्रायक के टर्मिनल। दोस्तों यहाँ पे जो एससीआर है, देखो ट्रायक क्या होता है, तो यहाँ पे बात करते हैं मेरे दोस्तों इस प्रकार से, ये ट्रायक होता है, ये MT1 और MT2 और ये हो गया आपका क्या, गेट। तो ये आपका ट्रायक होता है, और ट्रायक जो होता है ये भैया 2 दिशीय होता है, दोनों दिशाओं में काम करता है। कितने टर्मिनल है, 1, 2 और 3 टर्मिनल होते हैं। ये जो होता है ये 2 SCR से मिलकर के बना होता है, दोनों को समांतर क्रम में जोड़कर इसको तैयार किया जाता है। इसका भाईबंध आता है एक कौन सा, डायक। ये तो यहाँ पे MT1 और MT2, केवल बस इससे क्या नहीं निकलता, ये नहीं निकलता, तो ये क्या हो गया, डायक। और डायक हो गया तो ये भी 2 दिशीय है, और ये भी क्या है, 2 दिशीय होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक आता है मेरे दोस्तों UJT। क्या आता है, UJT। और UJT होता है ये, जो कि मैं बार बार जिक्र करता हूं, B1 और B2, और यहाँ पे आता है इस प्रकार से, ये एमीटर होता है। और यहाँ पे डबल बेस होने के कारण इसको क्या नाम दिया, तो अपन कहेंगे डबल बेस डायोड, डबल बेस डायोड कहते हैं। और इन दोनों के बीच में यहाँ जो प्रतिरोध होता है ना, वो प्रतिरोध 5 किलो ओम से लेकर के 10 किलो ओम होता है, 5 किलो ओम से 10 किलो ओम होता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे भाई वो और क्या पूछेगा, टर्मिनल ये पूछेगा। और यहाँ पे अपन कहते हैं ये एक दिशीय होता है, एक दिशीय होता है बस। यहाँ पे फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर नो लोड धारा, यानी कि शून्य लोड जो धारा होती है, तो वहां से न्यूमेरिकल पूछा गया था। तो यहाँ पे पूछा गया था, तो अपन बात करते हैं कि जैसे I0 बराबर होता है अंडर रूट के अंदर, यहाँ पे वर्किंग धारा होती है, वर्किंग धारा का स्क्वायर होता है, और एक होता है आपके मैग्नेटिक धारा,
या म्यू कह दो, है ना, चुंबकीय धारा कह दीजिए। तो यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, ये प्लस आएगा ही। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल बनता है, तो ये थोड़ा सा डीपली है, तो न्यूमेरिकल अपन छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे अब जोड़ से रिलेटेड। तो भैया जोड़ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि जो यहाँ पे अब जोड़ कौन कौन से हैं, तो नॉर्मल अपन ने कहा जैसे कि एक तो ऐठा जोड़ है, और ऐठा जोड़ है तो मैंने आराम से बता दिया कि भाई ये दो तार है, यहाँ इसको ऐठ कर बना दिया, ऐठा हुआ हो गया। एक आपका सीधा जोड़ हो गया, ठीक है, सीधा जोड़ हो गया। एक आपका टी जोड़ हो गया। एक आपका कौन सा हो गया, तो ब्रिटानिया जोड़ हो गया, ब्रिटानिया ब्रिटानिया हो गया। और एक टी ब्रिटानिया कह दो या ब्रिटानिया टी जोड़ कह दो, ठीक है, ब्रिटानिया टी जोड़। तो दोस्तों ये 5-7 जोड़ है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देख कर जाना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे वायरिंग से रिलेटेड भी अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं सेकंड के अंदर भी। तो यहाँ पे जैसे कि सबसे पहले तो अपन को पता होना चाहिए कि दो प्रकार की होती है, एक आपकी होती है स्थायी और एक होती है आपकी अस्थायी। तो यहाँ अस्थायी होती है, दो प्रकार की होती है, एक तो आपकी कौन सी होती है, फ्लेक्सिबल, और एक होती है क्लिट। तो दो है बस। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे स्थायी जो होती है अलग अनेक प्रकार की होती है, जैसे कि यहाँ पे आपकी कैसिंग कैपिंग होती है भाई, कैसिंग, यहाँ पे कैसिंग कैपिंग होती है। दूसरी अगर मैं बात करूं यहाँ पे बैटन वायरिंग होती है, बैटन। और यहाँ पे एक होती है लेड सिथड़, ठीक है। नंबर 4 बात करते हैं तो आपकी कंड्यूट होती है। तो ये जो कंड्यूट होती है सबसे बेस्ट, सबसे महंगी, सबसे अच्छी यांत्रिक चोट से सुरक्षित होती है। इसके अंदर 4 पाइप प्रयोग करते हैं, 4 प्रकार के पाइप प्रयोग करते हैं, जिसे डक्ट वायरिंग भी कहते हैं, कंसील्ड वायरिंग भी अपन कहते हैं। तो ये सारा खासा इसमें पूछा जा रहा है। तो एक एक को तरीके से अपन को देखना है, क्वेश्चन यहाँ से भी रिपीट हो रहा है। सिंगल फेज और 3 फेज से थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है, कई बार बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिला था, इस बार यहाँ पे जो है कम देखने को मिल रहा है सिंगल फेज और 3 फेज जो मोटर है वहां से। जबकि यहाँ मशीन जो है डीसी मशीन का मतलब डीसी जनरेटर और डीसी मोटर और एक ट्रांसफार्मर, 3 को आप अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके अलावा बात करते हैं हानि को तरीके से अपन को देखना है, क्योंकि डीसी जनरेटर का जो भी डीसी जनरेटर को तरीके से आपने पढ़ लिया ना, तो डीसी जनरेटर के अंदर अच्छे खासे क्वेश्चन फंस रहे हैं दोस्तों। तो हानि सबकी एक ही है, तो हानि तरीके से आपको देखना है। परीक्षण थोड़ा सा देखना है, परीक्षण से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, टेस्ट से, ठीक है। और जो क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं तो ज्यादा वो नहीं आ रहा, आपको सीधे सीधे कहाँ तक पहुंचना है। तो मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि 1 से लेकर के 75 तक आराम से आप पहुंचिएगा। 1 से 75 तक जैसे ही पहुंचते हो तो आराम से 40 से 45 क्वेश्चन आपके बिल्कुल करेक्ट आराम से हो जाएंगे दोस्तों। तो इसमें घबराने वाली कोई जरूरत नहीं, क्योंकि टोटल अगर हम मानते हैं 75 क्वेश्चन, अरे भाई 75 में है तो जैसे कि 10 न्यूमेरिकल है, 10 न्यूमेरिकल में अगर 5 न्यूमेरिकल मेरे दोस्तों ऐसे हैं जो लल्लू है की तरह, यानी बिना पेन चलाए अपन आराम से हल कर सकते हैं। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर 10 क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ रहे हैं तो अगर इसमें 2 या 3 तो आप आराम से कर सकते हो, 10-20 काट दीजिए यहाँ पे, फिर भी दोस्तों 55 क्वेश्चन अगर बचते हैं तो यहाँ 55 से आराम से धीरे धीरे करोगे तो आराम से खूब अच्छे से हो जाएगा। आपके पास में आज 3 तारीख है, कल 4 है, 5 है, अभी अपने पास में समय है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, एक तो डीसी सिद्धांत को तरीके से पढ़ जाइए। डीसी सिद्धांत के बाद में अगर पढ़ना है आपको तो डीसी जनरेटर, डीसी मोटर और ट्रांसफार्मर, इन 3 चैप्टर को डीपली, क्योंकि यहाँ आप प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे तो रामबाण बैच के अंदर मैंने बहुत अच्छे से पूरा एक एक थ्योरेटिकल तरीके से पढ़ा रहा है, ऑब्जेक्टिव नहीं, थ्योरेटिकल तरीके से। रामबाण बैच प्लेलिस्ट के अंदर जाना और वहां पे डीसी जनरेटर, डीसी मोटर और एक ट्रांसफार्मर, ये आपको तरीके से पढ़ना है। इसके अलावा और क्या पढ़ना है, पावर सिस्टम से ज्यादा कोई खास देखने को नहीं मिल रहे। 3-4 क्वेश्चन, 3-4 तो नहीं के 2-1 क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि यहाँ मामला पे वो कर रहा है कि 75 क्वेश्चन के अंदर वो क्या कर रहा है, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन तक अदर डाल रहा है वो यहाँ पे। हाँ, टूल्स के इंपोर्टेंट है, टूल्स के काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने टेलीग्राम पे पीडीएफ भी प्रोवाइड करा रखी है टूल्स की,
तो आप वहां से भी देख सकते हो। तो टूल्स अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, करीब 5-6 क्वेश्चन जो है वो टूल्स से देखने को मिल रहे हैं। 5-6 क्वेश्चन टूल्स को देखने को मिल रहे हैं। टूल्स एक जैसे कि अपन बात करते हैं, कोई तार है, तार का हुक मोड़ना है या लूप बनाना है, तो मैंने खूब अच्छे से बनाया है। तो वहां पे राउंड नोज प्लायर जो होता है उसका अपन क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब वो टूल्स को आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो आप आराम से कर सकते हो। मैंने डायग्राम बना बना के आराम से तैयार कर रखे हैं। दोस्तों अगर आपके पास में अभी 3 दिन का समय, बहुत अच्छा खासा समय है, तो आप आराम से वहां से क्लियर कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।